नमस्कार, आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार मैं बुक रिव्यू लेकर आया हूँ फिर से। आप बहुत दिनों से मेरे रील्स देख रहे हो ऑलरेडी। द माउंटबेटन्स के ऊपर ये बुक रिव्यू है। माउंटबेटन्स द लव एंड द लाइव्स नाम का ये किताब है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक ज़रूर दूंगा और हो सके तो ये बुक ज़रूर खरीदिए और ज़रूर पढ़िए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना आजकल कि शायद इंडिया से बाहर जाकर इंडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है कंपेयर टू इंडिया में रहकर, क्योंकि इंडिया में रहकर जो भी बुक्स पब्लिश होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाते हैं। उसमें वो सारी बातें नहीं बता सकते आपको, फिर वो कुछ कट्स आ जाते हैं। ये बात मुझे पहले मालूम नहीं थी, लेकिन अगर आप कोई भी इंग्लिश बुक पढ़ोगे ना तो उस बुक के आखिरी में आपको लिखता है दिस बुक इज़ फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेल ओनली, जिसका मतलब है कि इसमें कुछ तो कॉन्टेक्स्ट था जो आपको अब पता नहीं पड़ेगा कभी। खैर, ये बुक है द माउंटबेटन्स, लॉर्ड लुई माउंटबेटन और एडवीना माउंटबेटन के ऊपर। ये माउंटबेटन्स कपल थे जो एट देयर 20s जिन्होंने शादी की थी, एंड इनका इंडियन फ्रीडम में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, क्योंकि आखिरी में इंडियाज़ लास्ट गवर्नर, बिफोर फ्रीडम एंड आफ्टर फ्रीडम वाले, जिन्होंने फ्रीडम 1947 में जो इंडिया आए थे और जिन्होंने फ्रीडम दिलाई, ऐसा हम बोल सकते हैं। दिलाई एज इन ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम क्वीन और फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज। और वो शख्स कैसा था, उसकी वाइफ और उसके ताल्लुकात कैसे थे, उनके रिलेशनशिप कैसे थे, उनके बीच क्या चल रहा था। और बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है, मतलब इंडिया के ऊपर आखिरी का 20% है। आखिरी का 20% ऑफ दिस बुक इज़ अबाउट इंडिया, कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और उसके बाद भी जो आखिरी का 10% है, इट्स अबाउट कि उनकी डेथ कब हुई, फिर एडवीना माउंटबेटन की डेथ कब हुई और लॉर्ड लुई माउंटबेटन की डेथ कब हुई, एंड फिर आगे के रूमर्स क्या थे उनके बारे में। ऐसा सब कुछ है। आखिरी का 10%, ये बीच का 20% है, इट्स ऑल अबाउट इंडिया। एंड उसके पहले के जो 70% है, इट्स अबाउट देयर लव लाइफ, देयर लाइव्स इन जनरल। लेट्स स्टार्ट द बुक रिव्यू। बुक अच्छी है, पढ़ने में बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप इंडिया के बारे में सही में जानना चाहते हो, उस वक्त क्या हुआ था और किस मेंटेलिटी से कौन सा शख्स आया था और उसने इंडिया में क्या इम्पैक्ट किया, अगर आप ये जानना चाहते हो, ये बुक बहुत सही है, तो ज़रूर पढ़िएगा। द माउंटबेटन्स, शुरुआत इस बुक की उस समय से होती है जब लॉर्ड लुई माउंटबेटन, अब लॉर्ड लुई माउंटबेटन उसका नाम है और माउंटबेटन ये भी उसका सरनेम है, जो उन्होंने बाद में अडेप्ट किया। कुछ अलग सरनेम था, बट देन दे हैव टू चेंज देयर सरनेम। और ही वाज अ रिलेटिव टू द किंग, और उसे वॉरलॉर्ड बनना है क्योंकि उसके फादर वॉरलॉर्ड थे, और उस पोजीशन से उन्हें बाद में वो पोजीशन छोड़नी पड़ी, वहाँ से इन टेक्निकल टर्म शायद निकालना पड़ा था उन्हें। तो वो गुस्सा बेटी माउंटबेटन के दिमाग में था। सॉरी, नॉट बेटी माउंटबेटन, डिकी माउंटबेटन। तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन को डिकी बोलते थे, हिज पेन नेम और पेट नेम। तो इस शख्स का एम एक ही है कि इसे नेवी में जाना है, और नेवी में जाने के बाद इसे ऐसा शख्स बनना है जिसे कोई हटा नहीं सकता कहीं से। और ही इज़ एन एब्सोल्यूट ड्रामा, एब्सोल्यूट स्टेज आर्टिस्ट, एब्सोल्यूट पीआर, जो हर जगह जाएगा, अपने कनेक्शंस बनाएगा, सबसे कनेक्ट बनाएगा, सबको खुश रखने की कोशिश करेगा। और रेफरेंसेस से उसने बहुत कुछ चीज़ें हासिल की है जो बाद में आपको किताब पढ़ते हुए समझ आती है। ऑफ कोर्स जब ये पढ़ रहा था तो उसे एक दो लड़कियां पसंद आई थी, उन लड़कियों को भी ये पसंद आया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। एंड देन इन 20s जब ये नेवी में एज अ नेवल ऑफिसर भी आ चुका था, ही मीट्स एडवीना माउंट, और फिर दे फेल इन लव। और ये सारी बातें मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ जो मैंने इस बुक में पढ़ा है। और इस बुक में जो पढ़ा है उसे रेफरेंस दिया जा रहा है काफ़ी सारे लेटर्स से, जो लेटर्स माउंटबेटन्स ने मतलब एक दूसरे को भेजे थे, किसी अपने दोस्त को भेजे थे, एक्सेट्रा। ओके, तो एडवीना से फिर उनकी शादी होती है। एडवीना से शादी होने के बाद भी ही इज़ प्रीटी मच फोकस्ड इन द फैक्ट कि उसे आखिर में नेवल करियर में सबसे ऊपर की पोजीशन वॉरलॉर्ड बनना है, और फिर वो उसके लिए सारी ट्रेनिंग्स कर रहा है। ही इज़ वेरी गुड इन टेक्निकल स्किल्स। उस वक्त ये वो दौर है जब रिसेंटली कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें बन रही है, कुछ टेक्निकल स्टफ जो होता है ना, सारे ट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स की टीम अलग से नई बन रही है, कहाँ से किसे क्या ट्रांसमिट करना है, रेडियो ट्रांसमीटर्स कैसे बनाने, या फिर कौन से समझो अगर ये नेवी है तो इसमें कैसे
और टेक्निकलिटी मतलब टेक्निकल बातें बढ़ाई जा सकती है, टेक्निकलिटीज़ बढ़ाई जा सकती है ताकि हम अव्वल रहें, बिकॉज उस वक्त रॉयल नेवी काफ़ी ऊपर थी। तो ये सारी बातें वो भी सीखने की कोशिश कर रहा है, और एट द सेम टाइम since he is cousin to the king or he is relative to the king, और since इसका PR भी बहुत अच्छा है। मतलब एक वक्त ऐसा भी था रॉयल नेवी में कि जब बात चल रही थी कि यार अब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो चुका है और अब हमें खर्चे कम करने हैं, तो खर्चे कम करने हैं तो फिर शायद ऑफिसर्स को भी निकालना पड़ सकता है, तो ऐसे लोगों को निकाला जाए जो जिनका प्राइवेट इनकम ज़्यादा है गवर्नमेंट इनकम से, मतलब जिनको रॉयल नेवी तो पे करती है, काफ़ी मिनिमल अमाउंट भी अगर हो, या फिर उस हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन अमाउंट था, लेकिन कंपेरेटिवली अगर मिनिमल और उससे ज़्यादा कोई प्राइवेट लाइफ से कमा रहा है तो फिर उसे निकालते हैं एटलीस्ट, बिकॉज ही कैन सर्वाइव, द रेस्ट मे नॉट। ऐसे में भी इसके रेफरेंसेस डीके माउंटबैटन के रेफरेंसेस और उसकी बोलचाल से वो बच जाता है, और फिर ये ज़िंदगी भर उसके आसपास के लोग हैं ना उसे जज करते हैं कि यार ये ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट हिज वर्क, शायद ये ना लड़बाजी में ही टाइम गवाता है, लेकिन फिर भी यार है ये आर्मी में। बट देन व्हेन दे वर्क विद हिम दे रियलाइज दैट ही इज़ अ वेरी पिक्युलर काइंड ऑफ अ गाय, जिसे काम करना बहुत पसंद है और जो पैशनेटली काम करता है, बहुत शिद्दत से काम करता है वगैरह। अब जब मैं किताब ये पढ़ता हूँ तो आई रियलाइज़ कि ये बंदा बहुत शिद्दत से काम कर रहा है, बहुत पिक्युलर है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से ना बहुत इमैच्योर है। इसका और एक उसकी निजी जीवन में उसे इम्पैक्ट ये होता है कि इस शख्स को ही इज़ नॉट एबल टू मेंटेन अ गुड मैरिज, तो he ends up having multiple affairs. She ends up having multiple affairs. She starts having multiple affairs first. Then he is a bit instable initially, but then he realizes कि यार नहीं मैं तो they have a conversation. He realizes that he is emotionally immature, or maybe not mature enough to handle Edwina, and they understand each other. And then वो एक दूसरे से लेटेस्ट में ही बात करते हैं कि I am so grateful कि you are my wife, I am so grateful that you are my husband, that you understand me, and they decide to have an open relationship, open marriage, not relationship, open marriage. तो इसके भी बहुत सारे लव अफेयर्स हैं, उसके भी बहुत सारे लव अफेयर्स हैं, और इन सब के बीच उनकी 2 बेटियां हैं, और डिकी माउंटबैटन ही इज़ इन लव विद हिज डॉटर्स, उसे उन लड़कियों से बहुत प्यार है, और इतना प्यार है कि कभी कभी उसकी बीवी जेलस हो जाती है उसके पास। ये सारी बहुत सी बातें उसमें जो मेंशन की है। लेट्स नॉट गो डीप इनटू इट, अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो किताब, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यू कैन एब्सोल्युटली रीड इट। उसके बाद ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट अ परफेक्ट प्रमोशन लिस्ट फॉर हिम, कि हर बार प्रमोट कर करके वो वॉरलॉर्ड बन जाए। लेकिन अब यहीं पे ना उस बीच में उसकी क्वालिटी उसके बीच में आ जाती है। सो ही इज़ अ वेरी गुड PR, जो वो जहाँ कहीं भी जाता है उसका PR रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ होता है कि मीडिया में क्या पहुँचना चाहिए, क्या नहीं पहुँचना चाहिए, आर्मी मतलब रॉयल नेवी में लोगों को बूस्टअप कैसे रखना है। अब मूवीज़ दिखाना शुरू कर देता है वो, दैट ही इज़ द फर्स्ट गाय हु स्टार्ट्स शोइंग मूवीज़ इन हिज बटालियन। तो लोग भी क्या कहते हैं उसे, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा स्फूर्तिदायक रहते हैं। फिर वो अगेन ये होता नहीं कि ही स्टार्ट्स रीचिंग आउट टू प्रोडक्शन हाउसेस कि आप हमें आपकी फिल्म्स फ्री दे दो बिकॉज हम यहाँ पे सोल्जर्स को दिखा रहे हैं सब, एंड देन लेटर ही यूजेस हिज सेम कॉन्टैक्ट्स टू क्रिएट अ मूवी ऑन हिम। बिकॉज इसके बीच, लेट्स नॉट गो दैट फार राइट अवे, उसके बीच में स्टोरी ऐसे होती है कि उसे प्रिंस के साथ घूमने का, वर्ल्ड टूर करने का मौका मिलता है, बिकॉज कॉमनवेल्थ उस वक्त है, अभी भी इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला, बाकी बहुत से लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिला है, तो एवरीबडी इज़ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश एम्पायर। तो हर कोई हर कंट्री में जाके विजिट करना इज़ किंग और प्रिंस का काम है, तो वो लोग करते हैं। तो उनके साथ डीके माउंटबैटन जाता है और उससे भी उसे बहुत मदद मिलती है। ही बिकम्स his connections become very well, he becomes very well known kind of a person in general in England and Europe. उसके बाद in all of this time Edwina, she is roaming across the world along with her friends, and then they both are connecting with each other on a random spot में भी, कभी इजिप्ट में मिल रहा है, कभी फ्रांस में मिलने के बाद वापस ये अपने काम में जा रहा है, वो अपने काम में जा रही है। और उसके बाद कुछ वक्त के लिए ये म्यांमार में भी थे डिकी माउंटबैटन, प्रॉबेबली एट द सेम टाइम जब सुभाष चंद्र बोस भी म्यांमार से निकलने की कोशिश करे। तो आई थिंक अगर मैं और ज़्यादा गहराई से पढ़ूँ तो आई थिंक आई विल गेट टू नो कि इनमें कुछ क्लैश हुआ था कि नहीं हुआ था। इस बुक में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट
ये सारी चीज़ें जो एक साथ उसके साथ घट रही थी, उसी में उसे ना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ही हैड अ चांस कि कुछ ही कैन प्रूव हिमसेल्फ, बिकॉज ऐसा कभी कमांडिंग करने की नौबत उस पर आई नहीं थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड के टाइम पे ही वॉज जस्ट अ न्यू ज्वाइनी इन नेवी। तो वो जब भी यहाँ पे उसका इमोशनल मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इमोशनल मैच्योर पर्सन अगर कोई हो तो ही वो डिसीजन बेहतरीन ले सकता है। एंड आई सॉ दैट इन दिस बुक एज वेल कि सिंस ही वॉजंट इमोशनली मैच्योर वेल, he is capable enough, he is knowledgeable enough, he is deservable of course for all the ranks and positions he got promoted for, but जब डिसीजन लेने की नौबत आई तो जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस ले लिए, कुछ गलत डिसीजन ले लिए, उन्हीं पर जोर पे अड़े रहें और देन ज़्यादा नुकसान हो गया, 300-400 लोग मर गए नेवी के। एंड देन बट स्टिल जस्ट बिकॉज ही हैव अ गुड PR एंड गुड इन्फ्लुएंस ओवरऑल, इस स्टोरी को भी ऐसे दिखाया गया कि यार दिस इज़ अ विक्ट्री फॉर ब्रिटिश नेवी एंड दिस इज विक्ट्री फॉर ब्रिटेन एम्पायर, बिकॉज दैट वॉज द ओनली विक्ट्री राइट एट दैट टाइम हैपनिंग। तो उसमें ब्रिटिश एम्पायर का भी फ़ायदा था कि वो मुंह पे नहीं गिर रहे थे, इसका भी फ़ायदा था कि इसकी गलतियां छुप रही थी। सेम हैपन्स व्हेन ही वाज इन म्यांमार। काम तो उसका खैर ये था कि सिंगापुर और मलेशिया को बचाए रखना, म्यांमार को संभाले रखना, बट वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा गलतियाँ हो गई इनसे एंड वो भी छुपा दी गई अच्छे से। और इसके बाद अब आता है वो वक्त जब ही इज़ अगेन फोकसिंग ऑन हिज नेवल करियर। नाउ ही इज़ आस्किंग पीपल कि यार मुझे अब आपके पॉलिटिकल कामों में मत घसीटो, क्योंकि मुझे मेरा नेवल करियर बहुत प्यारा है, मुझे वॉर लॉर्ड बनना है। ऑफ कोर्स इसने कभी जुबानी किसी को भी नहीं बोला, लेकिन ही इज़ सेइंग कि मुझे वॉर लॉर्ड बनना है। एंड फिर आता है वो वक्त कि 4-5 लोग रिजेक्ट कर देते हैं एंड फिर वो पोजीशन के लिए किंग डिकी माउंटबैटन से बात करता है कि आप इंडिया जाओ और इंडिया में जो अभी हालात हैं वहाँ के गवर्नर को हम वापस बुला रहे हैं, आप वहाँ पे जाओ, आप वो कमान संभालोगे और आप इंडिया को इंडिपेंडेंस दोगे। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पर जाते से ही एडविना इज बोर्ड लाइक नथिंग। इंडिया से वो परेशान हो चुकी है, इसे भी कोई रुचि दिख नहीं रही। ये भाई साहब भी हर रोज़ महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। विनायक दामोदर सावरकर वो भी थे वहाँ पे, लेकिन सबसे इंडिविजुअली बात करके भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। एक और शुरुआती में जब ये शख्स इंडिया में आते हैं तो ये बोलते हैं कि यार 15 महीने तो बहुत कम टाइम है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट, मतलब इमेजिन करो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कुछ म्यांमार भी, बिकॉज म्यांमार को ऑलरेडी इन लोगों ने 1935 में इंडिपेंडेंस दे दिया था या फिर अलग कर दिया था इंडिया से, लेकिन वो भी एक हिस्सा है कि इसके बारे में सोचना है। लेकिन उस वक्त फिर जिन्ना साहब बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और बोलते हैं कि या तो 2 नेशन थ्योरी होगा या तो कुछ नहीं होगा, और फिर वो सारे इलाकों में दंगलें शुरू हो जाती है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सॉल्यूशन किसी के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि करना क्या है किसी को पता नहीं। और फिर सडनली ये बोलते हैं कि यार 15 महीने बहुत ज़्यादा समय है, क्योंकि इफ़ आई डू नॉट स्टॉप दिस नाउ आई विल हैव नो पावर लेफ्ट टू हैंड ओवर। ये उसके शब्द थे। एंड लेकिन उस वक्त है ना, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हड़बड़ी में डिसीजन ले लिया गया, या फिर परेशानी से परेशान होकर डिसीजन दे दिया गया कि हाँ चलो यार इंडिपेंडेंस दे देंगे। बिकॉज जब इंडिपेंडेंस देना और 2 कंट्रीज़ की बॉर्डर तय करना, ये 2 अलग अलग टॉपिक्स है। बॉर्डर तय करने के लिए कोई और शख्स आया था और डिकी माउंटबैटन ने ये बताया कि पहले हम इंडिपेंडेंस दे देते हैं, उसके बाद बॉर्डर तय करेंगे, क्योंकि बॉर्डर तय करने के चक्कर में और हल्ला मचेगा और नुकसान होगा। तो 72 दिन पहले, 15 अगस्त से 72 दिन पहले ये बोलते हैं ठीक है तो 15 अगस्त को दे देते हैं इंडिपेंडेंस, दैट्स इट, उसी वक्त हो जाएगा। और 15 अगस्त के 2 हफ्ते बाद, मतलब करीब करीब सितंबर में उनकी मीटिंग बैठती है, जब उन्हें पता चलता है इंडिया और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को कि इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर क्या होगी। एंड फिर उससे बहुत और हल्ला मचता है। तो ये मैटर बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया जा सकता था या फिर करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं आया कि कैसे हैंडल करें। नेवर हैपेंड बिफोर, राइट? बिकॉज उनकी डायरी में भी या फिर किसी को लेटर लिखते हुए भी डिकी माउंटबैटन बोलते हैं कि फॉर दिस जिन्ना प्रॉब्लम आई हैव फक्ड अप।
और फिर वो बहुत अच्छे से लिखा गया है इसमें कि सारी सांस्कृतिक मान्यताओं को मानते हुए, मैं जानता हूँ कि मैं गलत इस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव फक्ड अप ऐसा उस लेटर में कहा गया है। और वो सही भी है, क्योंकि बहुत दिल दुखता है जब हम ये पढ़ते हैं ना। ये आखिरी का 20% जब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा बहुत दिल दुखा है इसमें ये सुनते हुए। और फिर उसमें अडवीना और जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स, उनके कनेक्शंस, उनके बॉन्ड, उनका बॉन्ड इंडिविजुअली, तो किसी को लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि अडवीना और जवाहरलाल नेहरू, इनकी कुछ दे हैव सॉफ्टनेस फॉर ईच अदर, दे आर हैविंग एन अफेयर। किसी को लग रहा है कि इंडिया के साथ बदसलूकी हुई है क्योंकि जिन्हा ने सीधा दंगल और दंगे शुरू कर दिए, तो दैट्स नॉट डन, दैट्स नॉट राइट। किसी को तो इसमें यह हुआ कि लाहौर भी पाकिस्तान में रह गया, जो पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए बड़ा ज़रूरी शहर माना जाता है। चिटगोंग पाकिस्तान में चला गया, जो कि बहुत ज़रूरी माना जाता है। चिटगोंग में फ्रीडम बैटल भी हुआ था पहले, और वहाँ पर ज़्यादा हिंदूज थे, तो वो टेक्निकली इंडिया में रहना चाहिए था, ना कि पाकिस्तान में। ऐसे भी बहुत ज़्यादा बवाल मचे। फिर कुछ बीकानेर का कुछ हिस्सा था जो पाकिस्तान में जाने वाला था, लेकिन बीकानेर के राजा ने बोला कि यार मैं तो जंग छेड़ दूंगा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, तो फिर वो वापस इंडिया में आ गया और वो बाद में चेंज हुआ। ऐसा भी बहुत कुछ हुआ है उसमें। लेकिन ये सब डिटेल्स आप किताब में पढ़ो। मैं किताब आपको ओपन अप करके नहीं बता रहा हूँ, मैं किताब का रिव्यू दे रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं आपको पढ़ने के लिए, तो आप किताब ज़रूर पढ़िए। ये सारी बातें हैं। फिर अडवीना और डी के माउंटबैटन के मतलब रूमर्स क्या क्या थे उनके बारे में, वॉज ही बाइसेक्सुअल और नॉट, ये सब उनके डेथ के बाद एक चैप्टर रखा है जिसमें उन्होंने बताया एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर टू द राइटर कि उन्होंने ऐसा किया। फिर उनकी डेथ कैसे हुई, फिर उनकी डेथ भी हुई एक टेररिस्ट अटैक में। अब वो टेररिस्ट अटैक कौन सा था, वो क्यों किया गया था? आयरिश इंडिपेंडेंस की टीम के रिबेलियंस ने टेररिस्ट अटैक किया था, फिर वो प्लान कैसे किया, वो एग्जीक्यूट कैसे हुआ, अडवीना माउंटबैटन उनकी वो कैसे गुजरी, ये सारी बातें बाद में आ गई हैं। बहुत सारे लोगों के रेफरेंसेस, लोगों के लेटर्स इन सबको सपोर्ट करते हैं, और ये सारे लेटर्स इस बुक में मेंशन भी हैं, तो आप वो पढ़ भी सकते हो। तो आपको ये बुक रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बुक्स चाहिए जिसका रिव्यू मैं करूं, तो आप वो भी मुझे ज़रूर बता सकते हैं। हम अगले हफ्ते, अगले मंगलवार ठीक 10 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, और मिलते रहेंगे।